कराची पाकिस्तान की ऐसी सिटी जो फेमस है लड़ाइयों, झगड़ों और डकैतियों के लिए। एक ऐसी जगह जहां जान से ज्यादा कीमत है पैसे की। एक ऐसा इलाका जिसे कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं बल्कि गैंगस्टर्स करते हैं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि 78 साल गुजरने के बाद भी कोई इस सिटी को गैंगस्टर्स से आजाद नहीं कर पाया। आइए जानते हैं इस कहानी को शुरू से। इस सब की शुरुआत होती है 1950 से। कराची में एक छोटा डकैत रहता था। लोग उसे काला नाग के नाम से जानते थे। उसका एक अपना गैंग था और वो छोटी मोटी चोरियां और डकैतियां करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ उसका गैंग बहुत बड़ा हो गया। 1960 तक काला नाग छोटे डकैत से एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन गया। उसने कराची के लोगों से भत्ता लेना शुरू कर दिया और जो लोग इनकार कर देते उन्हें। यहाँ से शुरुआत होती है कराची में गैंगस्टर्स लेगेसी की। - 1960 के बाद काला नाग कराची का मोस्ट पावरफुल फिगर बन गया। काला नाग के गैंग में उसके दो बहुत खास बंदे थे और उसके साथ मिलकर कराची में ऑपरेशंस करते थे। वो दोनों भाई थे और उनके नाम शेरू और दादल थे। 1960 में उनकी काला नाग के साथ लड़ाई हो गई, इसलिए वो उसके गैंग से अलहदा हो गए और एक अपना गैंग बना लिया। काला नाग के गैंग के बहुत सारे लोग शेरू और दादल को सपोर्ट करते थे, इसलिए वो लोग भी उन दोनों के गैंग में शामिल हो गए। काला नाग की तरह शेरू और दादल ने भी कराची में ड्रग डीलिंग और भत्ता लेना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में शेरू और दादल भी काला नाग की तरह पावरफुल हो गए। वो एक दूसरे के राइवल्स थे, इसलिए उनके बीच बहुत बड़ी बड़ी गैंग वार्स होती थी। - 1967 में एक पुलिस एनकाउंटर में काला नाग मारा गया। अब कराची में सबसे डोमिनेंट गैंग शेरू और दादल का था। अगले कई सालों तक उन दोनों का गैंग डोमिनेंट रहा। उनके साथ एक तीसरा गैंगस्टर हाजी लल्लू भी शामिल हुआ। वो तीनों मिलकर गैंग को कंट्रोल करते थे और सारे ऑपरेशंस का हिस्सा इक्वली डिवाइड करते थे। 1980 तक उनका गैंग डोमिनेंट रहा, लेकिन अगले कुछ सालों में काला नाग 2 और दूसरे राइवल गैंग्स की वजह से उनका इन्फ्लुएंस कम होता गया। 1990 आने तक उनके गैंग की पावर टोटली खत्म हो गई। शेरू और दादल के बाद गैंग का सारा कंट्रोल दादल के बेटे रहमान डकैत और हाजी लल्लू के पास चला गया। वो दोनों मिलकर गैंग को चलाते थे। रहमान वो शख्स था जो बाद में कराची का मोस्ट फेमस गैंगस्टर बना। उसे लोग गॉड फादर ऑफ लियारी कहते थे। रहमान और लल्लू मिल के काम करते थे। उनके रिलेशंस बहुत अच्छे थे। रहमान अपना ज्यादा वक्त लल्लू के पास गुजारता था। वो हर ऑपरेशन के बाद जो पैसा रिसीव करते वो आपस में इक्वली डिवाइड करते थे, लेकिन ये ताल्लुकात ज्यादा देर तक नहीं चले। 90s के एंड में रहमान और लल्लू ने एक ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद रहमान ने अपना हिस्सा मांगा जो तकरीबन 30 मिलियन पाकिस्तानी रुपए थे, लेकिन लल्लू ने देने से इनकार कर दिया। ये था टर्निंग पॉइंट। इसके बाद उन दोनों के ताल्लुकात खराब होने लगे। लल्लू चाहता था कि गैंग का सारा कंट्रोल उसके बेटे अरशद पप्पू के पास चला जाए, इसलिए वो रहमान डकैत से पीछा छुड़ाना चाहता था। इसके बाद 2003 में
अरशद पप्पू ने एक बस कॉन्ट्रैक्टर फैजू मामा को कत्ल कर दिया। फैजू मामा सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर नहीं था, बल्कि वो साथ साथ एक बहुत बड़ा गैंगस्टर भी था। वो रहमान डकैत का सीनियर था। उसने 90s के शुरू में गैंग कंट्रोल करने में रहमान डकैत की काफी मदद की थी, इसलिए रहमान उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। जब अरशद पप्पू ने फैजू मामा को मार दिया तो इससे रहमान डकैत को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अब वो अरशद पप्पू से बदला लेना चाहता था। इससे रहमान और लल्लू के ताल्लुकात और ज्यादा खराब हो गए। रहमान ने एक अपना गैंग बनाया और लल्लू का राइवल बन गया। अब रहमान और लल्लू बहुत बड़े राइवल्स बन गए। 2005 आने तक रहमान डोमिनेट बन गया, जबकि बड़ी एज की वजह से लल्लू अपने गैंग को कंट्रोल नहीं कर सका। इसकी वजह से उसकी गैंग का कंट्रोल उसके बेटे अरशद पप्पू के पास चला गया। रहमान अरशद से बदला लेना चाहता था, इसलिए उनके बीच बड़ी बड़ी गैंग वार्स चलती रहती थी। रहमान डकैत एक वेल एजुकेटेड, वेल स्पोकन और ज्यादा स्ट्रेटेजिक इंसान था। गैंगस्टर होने के बावजूद भी उसने माशरे में एक अच्छी इमेज बनाए रखी। वो रॉबिन हुड की तरह था। वो शादियों, स्कूल फंक्शंस और दूसरे सोशल वेलफेयर मीटिंग्स में जाता था और लोगों की मदद करता था, इसलिए लोग उसकी रिस्पेक्ट करते थे। रहमान ने एक अमन कमेटी बनाई। अमन कमेटी कराची में पीस के लिए बनी थी, लेकिन साथ साथ क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थी। अमन कमेटी का असल मकसद रहमान डकैत के काले धंधों को मैनेज करना था। रहमान ने कराची की बहुत सारी गैंग्स को इकट्ठा किया और वो सब उसके अंडर काम करते थे। इन कामों की वजह से उसे गॉडफादर का टाइटल मिला। 2009 में एक पुलिस इनकाउंटर में रहमान डकैत मारा गया और उसका चैप्टर क्लोज हो गया। रहमान की डेथ के बाद उसके गैंग की लीडरशिप उसके कज़न उज़ैर जान बलोच को मिली। वो रहमान के बहुत ही क्लोज था। रहमान डकैत की तरह उज़ैर का मिशन भी अरशद पप्पू से बदला लेना था। उज़ैर एक वारलॉर्ड था। वो एक तरफ पुलिस से पंगे ले रहा था और दूसरी तरफ अरशद पप्पू के गैंग से लड़ रहा था। 2009 से 2013 में उज़ैर और अरशद पप्पू के बहुत ही इंटेंस गैंग वार्स हुए। उनके वार्स में रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड्स यूज होते थे। उन्होंने पूरे कराची में तबाही फैला दी थी। उन 4 सालों में सैकड़ों लोग मारे गए। जब उन गैंग वार्स को पुलिस रोकने में नाकाम हुई, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने रेंजर्स ऑपरेशन का ऑर्डर दिया। रेंजर्स ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया और सारे गैंगस्टर्स को कराची से भगा दिया। अरशद पप्पू को उज़ैर बलोच के गैंग ने पकड़ लिया, उसे टॉर्चर किया और फिर उसे मार डाला। उज़ैर वहां से भाग के दुबई चला गया था, लेकिन वो भी बाद में पकड़ा गया। रेंजर्स ऑपरेशन के बाद कुछ टाइम के लिए कराची में अमन कायम हुआ, लेकिन हमारे पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से